A very good morning to all of you, and I welcome you again another session of biology class. आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम. ठीक है, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम. जो प्रतिरक्षा तंत्र जो है ना, प्रतिरक्षा तंत्र में कौन कौन से सेल्स है ना, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे हम. ठीक है, तो यदि हम इम्यून सिस्टम के, है ना, ये जो इम्यून सिस्टम है, इस इम्यून सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंस और मुख्य सेल्स के बारे में बात करें, है ना, इसमें इस इम्यून सिस्टम का जो चीफ सेल्स जो होता है, ठीक है, इसे कहा जाता है लिम्फोसाइट कहा जाता है. ठीक है, क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, या इसी को एक और नाम है जिसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, या इसी ल्यूकोसाइट्स को ही WBCH भी कहा जाता है. ठीक है, तो याद रखना कि सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन सेल्स जो है वो है लिम्फोसाइट्स होता है. ठीक है, लिम्फोसाइट का अदर नाम है, अदर नेम्स ल्यूकोसाइट्स, और इस ल्यूकोसाइट्स को WBCH भी कहा जाता है. ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स देखते हैं लिम्फोसाइट का. ठीक है, ये जो लिम्फोसाइट्स जो है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स का कौन कौन से टाइप्स है. ठीक है, तो सामान्य रूप से देखा जाए तो ये जो लिम्फोसाइट्स जो है ना, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है. ठीक है, एक को कहा जाता है बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इम्यून सिस्टम जो है उसमें मेन जो सेल्स जो होता है वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, और उसी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स होता है. ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे, ठीक है, कि एक्चुअली यहाँ पर आपको लिम्फोसाइट के पहले में बी दिख रहा है, और यहाँ पर भी लिम्फोसाइट के पहले में टी दिखाई दे रहा है. तो एक्चुअली इस बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का मतलब क्या होता है, मतलब या बोल सकते हैं कि इनका ओरिजिन एक्चुअली हुआ कहाँ से हुआ है. ठीक है, तो इसका स्टैंड जैसे कि इन बी लिम्फोसाइट्स इन स्टैंड फॉर बी, है ना, और यहाँ पर सेम टी स्टैंड फॉर टी लिम्फोसाइट्स में भी देखा जाए तो क्या क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो बी लिम्फोसाइट्स जो दिख रहा है, जब साइंटिस्ट ने जब इनका अध्ययन कर रहे थे तो इसको सबसे पहली बार एक्चुअली इनका सोर्स देखा जाए तो यहाँ पर जो बी आपको जो दिख रहा है. ठीक है, इस बी का एक्चुअली मतलब ये होता है वर्षा कहा जाता है. ठीक है, वर्षा ऑफ फैब्रिकस कहा जाता है. ठीक है, वर्षा ऑफ फैब्रिकस से ही उत्पन्न हुआ है ये बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये बर्ड्स में पाया जाता है. जो पक्षी जो होता है बर्ड्स जो होता है वहां पर ये पाया जाता है. तो पक्षी का जो ओपनिंग एरिया होता है, ठीक है, ये मान लीजिए ये ओपनिंग एरिया है. ठीक है, ये ओपनिंग वाला एरिया है ये. तो यहाँ से और ये आपको तीन जगह, जैसे ये वाले एरिया से मान लीजिए ओपनिंग में एग निकलता है, अंडा देती है मुर्गी. ठीक है, मान लीजिए वो यूरिन करती है ना, या जो एक्सक्रेटरी है ना, एक्सक्रेटरी मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, तो यही वो प्लेस है, इसी प्लेस से ही उत्पन्न हुआ है जिसे वर्षा ऑफ फैब्रिकस कहा जाता है, और यहीं से इसी भी जो टर्म है वो यहीं से उत्पन्न हुआ है. ठीक है, तो ये मनुष्य में नहीं पाया जाता, याद रखिए.
ठीक है, मनुष्य में मतलब जो बर्सा ऑफ फैब्रिकस इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लेकिन ह्यूमन के केस में यदि हम देखा जाए कि एक्चुअली ये बोन बी से एक्चुअली है क्या, तो यहाँ पर ये बी एक्चुअली ह्यूमन के केस में यदि इनकी उत्पत्ति देखा जाए तो ये बोन मैरो से हुआ है। ठीक है, मनुष्य के जो बोन मैरो जो है वो यहाँ से उत्पन्न हुआ है ये। ठीक है, सेम यदि यहाँ पर टी से देखा जाए, है ना, तो टी से यहाँ पर जो उत्पन्न जो हुआ है वो होता है थाइमस। ठीक है, जो थाइमस ग्लैंड जो होता है इन ह्यूमन, ठीक है, इन ह्यूमन, ठीक है, मनुष्य में जो थाइमस ग्रंथि जो होता है वो यहाँ से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि जो होता है एक्चुअली वो प्रारंभिक स्टेज में 70 ग्राम होता है। ठीक है, 70 ग्राम होता है, लेकिन जैसे जैसे एजिंग होते जाता है, ठीक है, मतलब कोई भी जीव है या कोई भी इंसान है, उस इंसान का उम्र बढ़ते जाएगा, मतलब एजिंग होते जाएगा। एजिंग को कोई नहीं रोक सकता है ना, लेकिन एक चीज याद रखना, कोई किसी भी मनुष्य के एजिंग को डिले किया जा सकता है। मतलब डिले मतलब उनकी जो बुढ़ापा जो है या जो उम्र जो है वो उम्र में लेट हो सकता है ना, लेकिन इतना श्योर है कि उनको वो उनमें एजिंग आएगा ही आएगा, है ना। तो जैसे जैसे एजिंग होते जाता है, इस थाइमस ग्लैंड जो होता है वो वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, वेरी स्मॉल साइज हो जाता है ये। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई 1-2 साल का बच्चा है ना, तो 1-2 साल के बच्चे में इस थाइमस ग्लैंड जो है वो 70 ग्राम का है मान लीजिए, है ना, लेकिन जैसे जैसे जो उम्र बढ़ते जाता है 15, 20, 25, 30 साल, है ना, इस तरह से जब उम्र धीरे धीरे होते जाता है वैसे वैसे ही उनमें जो इनका जो थाइमस ग्लैंड का जो साइज है वो स्मॉल साइज हो जाता है ना। तो इसीलिए कभी कभी कहा जाता कहते हैं ये कि थाइमस ग्लैंड के वजह से ही इंसान की जो इम्यूनिटी जो पावर जो होती है वो वीक हो जाती है, कारण है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, आपको मालूम होगा, आपने थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़े भी होंगे। इस थाइमस ग्लैंड के पास एक पिनियल ग्लैंड भी होता है, पिनियल ग्लैंड भी पाया जाता है, और पिनियल ग्लैंड एक्चुअली वहां पर ऊपर में ब्रेन्स वाले हिस्से पे पाया जाता है, जहां पर इसको तीसरी आंख कहा जाता है। लेकिन ये जो थाइमस वाले जो एरिया होते हैं वहां पर आत्मा जो होते हैं वो आत्मा का निवास स्थल होते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड जो होता है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड आपको मैंने ये व्हाट्सएप पे मैं इसको सेंड करूंगा। इसका जो लोकेटेड देखा जाए, है ना, इसका लोकेटेड देखा जाए तो इसका लोकेटेड जो होता है वो ये पहले तो ये बायलोब होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है, बायलोब होता है थाइमस, और ये जो हृदय जो होता है हार्ट, दोनों हार्ट के बीच में जो ब्रेस्ट जो 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 सीना जो होता है ना, सीना जो होता है वहां पर वो मतलब पाया जाता है, वहाँ उनके नीचे वाले जो स्थल होते हैं वहां पर बायलोब पाए जाते हैं। और ये इनकी संरचना जो होती है ये ऐसा आपको संरचना दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा संरचना दिखाई देता है, ये यही है इसी को बोला मैंने बाइलोब होता है ये। ठीक है, और ये दोनों आपस में यहाँ पर जो कनेक्टिव जो टिश्यू होता है ना, कनेक्टिव, है ना, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है। ये जो थाइमस जो होता है वो बाइलोब होते हैं, और ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा होता है, और ये हृदय, है ना, हार्ट के बीच में होता है, जहाँ पर ब्रेस्ट बोन होता है, सीना का जो हड्डी होता है वहां पर ये लोकेटेड होता है, ये लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ठीक है ना, तो मैं इतना क्लियर ना बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, और इसके बारे में मैंने नोट्स रखा है। ठीक है, इंग्लिश में नोट्स है। ठीक है, मैं इसको आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, मैं जिसमें मैं इसको वीडियो शेयर करूंगा उस टाइम क्लास टाइम में। ठीक है,
ठीक है, तो थोड़ा सा थाइमस थाइमस ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, थाइमस ग्लैंड है, इसके बारे में जस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं ना हम लोग। ये फेफड़ा होता है, फेफड़ा वाला स्थल है। ठीक है, ये फेफड़ा वाला स्थल है ना, फेफड़ा वाला स्थल, ये दोनों फेफड़े हैं। इन फेफड़े हैं मतलब यहाँ पर हृदय वाला स्थल रहता है, और इनके बीच में ये वाला जो है वो थाइमस ग्लैंड होता है। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड जो होता है इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे थोर्न ऑफ इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, थोर्न ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि इस थाइमस ग्रंथि के वजह से ही इसमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे वो एजिंग होते जाता है तो इनमें जो इम्यूनिटी पावर जो होता है वो मतलब रिड्यूस होते जाता है। ठीक है, मतलब कम होते जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट की इसे ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट्स, क्योंकि यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स जो होता है, ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स जो होता है ये यही थाइमस ग्लैंड में ही वो मैच्योर होता है। ठीक है, उत्पत्ति इनकी जरूर बोन मैरो से होती है, लेकिन वो इमैच्योर होता है, और इमैच्योर कंडीशन में वो माइग्रेट हो जाता है थाइमस ग्लैंड के पास, और थाइमस ग्लैंड के पास आके वो मैच्योर हो जाता है। वहां पर वो सीखता है, वहां पर ये सीखता है कि वो कौन से सेल्स जो होते हैं वो यूजफुल है, बेनिफिशियल है, कौन सा हार्मफुल है, उसको बाहर कर दे। आगे और बताऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट्स कहा जाता है थाइमस ग्लैंड को। ठीक है, और इससे एनवीलोप के बारे में मैंने पहले ही बताया। ठीक है, एनवीलोपिन जो होता है वो 2 लोब्स होते हैं, पहले ही मैंने बता दिया था एक बार। और यहाँ पर ठीक है, तो ये जो थाइमस ग्लैंड जो होता है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 लोब्स रहता है, वो एनविलोपिन होता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है संयोजी ऊतक, ठीक है, जो संयोजी ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतक के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है ये। ठीक है, ठीक है, इससे बात देते हैं इसका फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है इनका। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड का सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और उसे कहा जाता है, ये एक्चुअली क्या क्या करता है, टी सेल, ठीक है, जो परिपक्व मैच्योर, ठीक है, जो मैच्योर टी सेल होता है, टी सेल को प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, मैच्योर जो टी सेल्स जो होते हैं, इस टी सेल को क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उत्पादन, ठीक है, प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, यही इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो मैच्योर जो टी सेल्स जो होता है उनका उत्पादन करता है ये। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें, जो इमैच्योर जो टी सेल्स जो होता है, ठीक है, इमैच्योर जो टी सेल जो होते हैं, ठीक है, इमैच्योर जो टी सेल्स होते हैं, या जिसे थाइमोसाइट्स भी कहा जाता है, उस समय इसको थाइमोसाइट्स कहा जाता है।
तो इमेच्योर जो थाइमोसाइट्स होता है वो टू माइग्रेट होता है, ठीक है, माइग्रेट होगा एंड मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो ये थाइमस ग्लैंड होते हैं, वहां पर जाके ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि जो इमैच्योर थाइमोसाइट्स जो होता है वो बोन मैरो में होता है, ठीक है, बोन मैरो में इमैच्योर्स होते हैं। तो ये जो क्या करते हैं, इमैच्योर थाइमस टू माइग्रेट में बोलो, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, किसको छोड़ देते हैं, तो ये जो बोन मैरो जो होता है वो इस बोन मैरो को छोड़ देते हैं, और बोन मैरो को छोड़ के ये जो थाइमस ग्लैंड जो होते हैं वो वहां पर चला जाता है ये, ठीक है। फिर इसमें अगला पॉइंट ये है कि यहीं पर जो मतलब बोल सकते हैं कि जो थाइमस जो होता है, ठीक है, इस थाइमस में वो क्या करता है, मैच्योर हो रहा है, ठीक है, इस थाइमस में क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। और जब मैच्योर होता है तो ये लर्निंग होता है, सीखता है, क्या सीखता है कि कौन सा सेल्स जो होता है, कौन सा सेल्स जो है वो बेनिफिशियल है, ठीक है, कौन सा सेल बेनिफिशियल है और कौन सा सेल हार्मफुल है, ये सीखता है। और ये सीखने के बाद ये फायदा ये है कि यदि वो सेल्स जो होते हैं वो हार्मफुल है तो उसे शरीर से बाहर एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। यदि वो हार्मफुल है तो गेट एलिमिनेट, ठीक है, ये क्या कर देता है, जो सेल्स जो हानिकारक सेल्स जो होते हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं, और जो बेनिफिशियल जो सेल्स होते हैं टी सेल का, तो बेनिफिशियल टी सेल में जैसे कि टी हेल्पर सेल हो गया, ठीक है, टी किलर सेल हो गया, टी सप्रेशर सेल हो गया, और टी जो मेमोरी सेल्स जो होते हैं, है ना, इन सभी सेल को ये बेनिफिशियल्स होते हैं, इसलिए इसको ये स्टोर करके रखते हैं, जबकि जो हार्मफुल जो सेल्स जो होते हैं उसको एलिमिनेट कर देता है, उसको शरीर से बाहर कर देता है, या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है या किल कर देता है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब अगला आते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो जो टी लिम्फोसाइट्स जो होता है, ठीक है, एक्चुअली ये टी लिम्फोसाइट्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर एक टर्म यूज होता है जिसे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है, ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है, और यही सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है यही क्या करता है, टी जो सेल्स जो होते हैं इसको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेल आपस में मेडिएटेड रहता है, जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एक सेल से दूसरे सेल को स्टिमुलेट करके उसको उत्प्रेरित करता है, और उत्प्रेरित करके ही ये टी सेल्स और ये टी सेल्स और अदर टाइप्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं, और अदर इम्यूनिटी जो सेल्स जो होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो इनके जो और बहुत सारे जो सेल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, सिमिलर होते हैं, जितने भी टी सेल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म में, ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म में, संरचना की फॉर्म में, ठीक है, संरचना में फॉर्म में ये टी सेल्स जो होता है वो सिमिलर होते हैं, बट डिफरेंस इन फंक्शन, ठीक है, लेकिन कार्य के आधार पे, फंक्शन के आधार पे ये क्या होते हैं, ये अंतर पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है।
तो टी लिम्फोसाइट्स जो होता है वो एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं टी सेल को, ठीक है। और टी सेल्स जो होते हैं वो कई प्रकार के मतलब 4 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। तो इनकी जो सेल जो होता है वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, जबकि ये कार्य के आधार पर डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वो कौन कौन सा सेल्स होता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट्स के प्रकार 4 प्रकार के पाए जाते हैं। दीज आर 4 टाइप्स, ठीक है। दिस फ्लाइंग नेम्स, इसकी नाम देखें हम कि यहाँ कौन कौन से निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। तो पहला वाला जो होता है जिसे कहा जाता है हेल्पर टी सेल्स कहा जाता है, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स कहते हैं। सेकंड वाला होता है किलर टी सेल्स, ठीक है। थर्ड वाला होता है सप्रेशर टी सेल्स, और फोर्थ नंबर में होता है मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स में पहला प्रकार होता है हेल्पर टी सेल्स, किलर सेल्स, सप्रेशर सेल्स और मेमोरी टी सेल। ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट के एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा क्योंकि यहाँ पे डिसीजेस है, और डिसीजेस में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस जहाँ से बनता है वो HIV से बनता है, ठीक है। HIV से क्वेश्चंस बनता है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो HIV जो ह्यूमन इम्यूनो जो वायरस होता है जो एड्स कॉज करता है, तो ये टी लिम्फोसाइट्स को कौन से आपने तो हमेशा ये पढ़े होंगे कि ये सिर्फ टी सेल को डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन टी सेल के कौन से प्रकार वाले को ये डैमेज करता है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। कोई भी डिसीज कॉज करता है तो उस डिसीज को वो क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं, और छेद करने के बाद उसमें वो अंदर घुस जाते हैं, और अंदर घुसने के बाद उसको बाद में फिर किल कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी देखेंगे वो कौन सा सेल है जो ये ऐसा काम करता है, ठीक है। कौन सा सेल है जो मेमोरी के रूप में यूज होता है, मेमोरी टी सेल्स। सप्रेशन कैसे करता है, ये हम इस चारों सेल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं पहला नंबर जिसे हेल्पर टी सेल्स कहा जाता है, ठीक है। हेल्पर टी सेल कहा जाता है। हेल्पर टी सेल के बारे में, ठीक है, हेल्पर टी सेल के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि ये सबसे महत्वपूर्ण सेल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स जो होता है ये टी सेल का सबसे महत्वपूर्ण सेल्स है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस हेल्पर सेल को CD4 सेल के नाम से भी जाना जाता है, CD4 सेल के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा लेवल बढ़ा के बता रहा हूं ताकि ये ज्यादा समझ में आए, ठीक है। ऐसे में सिर्फ किताब में जैसा दिया है वैसे ही पढ़ा दिया जाए तो आपको वो एग्जाम के बेस पे वो सफिशिएंट नहीं होगा वो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हेल्पर जो टी सेल्स जो होते हैं उसको CD4 सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको बताऊंगा आगे CD का फुल फॉर्म क्या होते हैं। और एक अब मैंने इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन किया था, ठीक है, क्या क्वेश्चन किया था कि HIV वायरस जो होता है वो टी हेल्पर सेल को
डिस्ट्रॉय करता है या डैमेज करता है। क्यों ऐसा करता है? ठीक है, तो करता इसलिए है क्योंकि इस सेल HIV वायरस का एक खासियत है। क्या खासियत है? कि जिस कोशिका के सरफेस में ये CD4 पाया जाता है, ठीक है, जिस सेल के सरफेस में CD4 सेल्स पाया जाता है ना, वहीं पर जो HIV जो वायरस जो होता है, ठीक है, HIV जो होता है ये क्या करता है? हेल्पर T सेल को, ठीक है, हेल्पर T सेल को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हेल्पर T सेल डिस्ट्रॉय हुआ मतलब आपकी इम्यूनिटी पावर खत्म। क्यों? क्योंकि यही हेल्पर सेल जो होता है वो आगे के जो सेल्स जो होते हैं, जैसे बी सेल्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है और बी सेल बनता है, और बी सेल्स जो होता है वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है और प्लाज्मा सेल्स फिर बाद में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो याद रखना कि HIV जो वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है, वो हेल्पर T सेल को तोड़ देता है, डैमेज कर देता है, नष्ट कर देता है। कारण इसलिए क्योंकि इनमें CD4 पाया जाता है। ठीक है, तो CD4 एक्चुअली यहाँ पर इस मतलब होता है क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है। और क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो मान लीजिए ये कोई चाहिए, ये मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये क्या है? ये सेल है, और इस सेल की सरफेस में, ठीक है, इस सेल के सरफेस में, ठीक है, क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रोटीन को कहा जाता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है ना। तो जिस सेल के ऊपर में CD4 पाया जाता है, प्रोटीन सी है, तो प्रोटीन पाया जाता है, तो उसे ही HIV जो वायरस जो होता है वो क्या करता है? डैमेज करता है। ठीक है, क्लियर ना? ठीक है, तो CD4 सेल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और, इसको T4 सेल्स भी कहा जाता है ना, T4 सेल कहा जाता है, CD4 सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका अगला पॉइंट इनके फंक्शन के बारे में बात करें, है ना, इस सेल के फंक्शन के बारे में बात करें। ठीक है, यदि इनके थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस क्या करता है? तो ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है। किसका आइडेंटिफाई करता है? जो फॉरेन बॉडी जो होता है, ठीक है, जो फॉरेन बॉडी जो होता है, ठीक है, फॉरेन बॉडी को आइडेंटिफाई करता है। ये फॉरेन बॉडी जो है वो बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, वायरस हो सकता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस दैट इज एंटीजेंस, ठीक है, तो एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड, बैक्टीरिया, वायरस, ये फॉरेन बॉडी होता है जो दूसरे शरीर से आते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है ये। ठीक है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको सेंसिटाइज कर देता है। सेंसिटाइज मतलब उसको रोकने का काम करता है ये। ठीक है, सेंसिटाइज है ना। तो दूसरा फंक्शन होता है सेंसिटाइज करता है ये। ठीक है, सेंसिटाइज कर देता है ये, उसको रोकता है उसको, क्योंकि उनके प्रति वो थोड़ा सा संवेदनशीलता शो करता है ये। ठीक है, क्या करता है? संवेदनशीलता शो करता है वो। ठीक है, अब तीसरा फंक्शन है इसका, ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, स्टिमुलेट मतलब उत्प्रेरित करता है। किसको उत्प्रेरित करता है? जो किलर टी सेल्स जो होते हैं, ठीक है, किलर टी सेल को ये स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, ये आगे फिर से स्टिमुलेट करता है, और यहाँ पर जो स्टिमुलेट जो करता है वो बी सेल को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, बी सेल को क्या कर देता है? ये स्टिमुलेट कर देता है। साथ में जो फैगोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, या मैक्रोफेजेस जो होते हैं,
उसको अट्रैक्ट करते हैं, वो अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये क्या करता है, मैक्रोफेज जो होता है ये माइक्रोफेज को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। कहां पर आकर्षित करता है, तो टू साइट इन इन्फेक्शन, साइट ऑफ इन इन्फेक्शन। तो जहां पर इन्फेक्शन जो होता है, आक्रमण संक्रमण होता है, संक्रमित होते हैं, वहां पर ये क्या करते हैं, उसको माइक्रोफेज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है ये। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा है टी हेल्पर सेल के बारे में ये। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड नंबर में है किलर टी सेल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, किलर टी सेल कहा जाता है, और इस किलर सेल को एक और अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे CD8 कहा जाता है। ठीक है, और इसी को और दूसरा नाम है T8 सेल के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, इस सेल का खासियत ये है, ठीक है, इस सेल का खासियत जो है, ये सीधा आक्रमण करता है, डायरेक्ट। ठीक है, ये क्या करता है, डायरेक्ट सीधा ये आक्रमण कर देता है। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर ना, मैंने क्या बोला कि ये डायरेक्ट सीधा आक्रमण कर देता है, और सीधा आक्रमण करके जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इन सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, साथ में जो कैंसर के सेल होते हैं, कैंसर सेल होता है, कैंसर कोशिका होते हैं, है ना, सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, ठीक है, उन सभी को ये क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है ये। ठीक है, तो साथ में ये क्या बोलते हैं, परफोरिन्स प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, परफोरिन्स प्रोड्यूस करता है। परफोरिन जो होता है वो एक प्रकार के छेद होता है। ठीक है, और ये जो छेद जो होता है, मान लीजिए कोई भी डिसीज है, इन्फेक्टेड डिसीज है, ये इसको क्या कर देता है, इसको छेद कर देता है इसको। ठीक है, क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। ये क्या है, ये इन्फेक्टेड सेल है ये। ठीक है, इन्फेक्टेड सेल है, इस इन्फेक्टेड सेल को ये यहाँ पर क्या कर देते हैं, छेद कर देता है। तो ये इनका काम होता है कि जो किलर टी सेल्स जो होते हैं, CD8 सेल या T8 सेल भी कहा जाता है, ये डायरेक्ट आक्रमण करता है सूक्ष्म जीवों पे, और उसको सीधा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ में जो कैंसर कोशिका जो होते हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये परफोरिन का निर्माण करता है, परफोरिन्स में जहाँ पर ये जो इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं वो इसको क्या कर देते हैं, छेद कर देता है ये। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पे आते हैं। तो तीसरा नंबर का जो सेल है, जिसे सप्रेशर टी सेल्स कहा जाता है। ठीक है, सप्रेशर टी सेल्स कहा जाता है। तो ये क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम जो होता है, ठीक है, जो प्रतिरक्षा जो तंत्र जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है, इस प्रतिरक्षा तंत्र को ये क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। ठीक है, क्या करता है, सप्रेस करता है। ठीक है, तो और सप्रेस करता है। ठीक है, क्यों सप्रेस करता है, सप्रेस इसलिए करता है ताकि ये जो अपना खुद का ओन सेल्स जो है, ठीक है, अपना खुद का जो सेल्स है, इस सेल को वो उनके प्रति क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टली कर सकते हैं। ठीक है, अट्रैक्टली कर सके मतलब वो अपने ही सेल को
कभी कभी क्या होता है अपना सेल भी जो हानिकारक हो सकता है ना, तो वो उसके लिए प्रतिरक्षा तंत्र को सप्रेस करता है कि क्या वो कौन सा सेल जो है वो यूजफुल है, कौन सा हानिकारक है। तो इसलिए यहाँ पर जो सेल टी सेल्स जो होता है वो सप्रेशन करने का भी काम करता है ये, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर में है मेमोरी टी सेल्स कहा जाता है। और इस मेमोरी सेल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर करने का काम करता है। स्टोर किसको करता है? इन एन इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट किसके बारे में? अबाउट माइक्रोब्स, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन सूक्ष्म जीवों के बारे में सूचना को स्टोर करके रखता है। वो स्टोर करके इसलिए रखता है जब वो फिर से वही सूक्ष्म जीव जब दोबारा शरीर में आक्रमण करेगा तो वो उनके प्रति एंटीबॉडी जल्दी बना सके और उसको जल्दी से किल कर सके। इसलिए यहाँ पर जो मेमोरी सेल्स जो होते हैं उस सूक्ष्म जीव के बारे में जितनी भी सूचनाएं जो होती है वो पहले से ही जब फर्स्ट प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है तो वहां पर वो इकट्ठा करके रख लेता है, ठीक है। इसीलिए जितने भी खतरनाक डिसीजेस जो होता है वो एक बार डिसीज कॉज करने के बाद वो दोबारा डिसीज कॉज नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो मेमोरी सेल्स जो होता है वो इम्पोर्टेंस रोल निभाता है इसमें, ठीक है। ठीक है, बस अब ये हो गया बी सेल्स टी सेल्स हो गया इसके बारे में। अब इसको मैं थोड़ा सा मतलब दोनों में क्या समानता है उस बेस पे मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने टी सेल्स के बारे में ज्यादा बताया, बी सेल्स के बारे में ज्यादा नहीं बताया मैंने, तो इसको मैं थोड़ा कंपैरिजन के बेस पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसको, ठीक है। बस 5 मिनट और लगेगा इस क्लास के लिए, ठीक है। तो ये बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के इसके सबसे पहले इनकी फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेशन मतलब निर्माण, इनका निर्माण कहां पर कैसे होता है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण जो होता है एक सेल्स पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? हेमियोपैथिक स्टेम सेल कहा जाता है, ठीक है, हेमियोपैथिक स्टेम सेल्स कहा जाता है। और इस सेल्स के द्वारा ही इस बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। और इनकी जो प्रक्रिया जो होता है, जिस प्रक्रिया से ये निर्माण होता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है हीमेपोएसिस कहा जाता है, हीमोपोएसिस प्रक्रिया कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा ये जो रेड बोन मैरो जो होता है, ठीक है, रेड बोन मैरो जो होता है इस रोड बोन मैरो में ही निर्माण होता है, ठीक है। ठीक सेम प्रोसेस टी लिम्फोसाइट के केस में भी होता है। ये भी रेड बोन मैरो के में जो हेमाटोपोएटिक जो स्टेम सेल जो होते हैं उनके द्वारा हीमोपोएसिस प्रक्रिया, देखिए आपको कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हीमोपोएसिस का मतलब होता है जहां पर सेल्स का निर्माण होता है, जो ब्लड सेल का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, ब्लड सेल निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हीमोपोएसिस की प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो बी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो दोनों सेम निर्माण की प्रक्रिया होता है ये, ठीक है। चलिए इसके बाद ये देखते हैं कि ये दोनों परिपक्व कहाँ पे होता है, ठीक है, परिपक्व या मैच्योरेशन ये कहाँ पे होता है, ठीक है। तो कहाँ पे होता है मैच्योरेशन ये, ठीक है। तो यदि बी सेल के बारे में बात करें कि मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, तो आप जानते हैं टॉन्सिल्स, जानते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है, टॉन्सिल्स जो होता है वहां पर ये मैच्योरेशन होता है, ठीक है।
साथ में जो बोन मैरो होता है, ठीक है, बोन मैरो, टॉन्सिल्स और जो इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन पे एक पेयर स्टेज कहा जाता है, पेयर स्टेज ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन यहाँ पर ये मैच्योर होता है, ठीक है। जबकि जो थाइमस लिम्फोसाइट्स जो होता है वो थाइमस पे मैच्योर होता है, ठीक है, थाइमस पे ये मैच्योर होता है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण जो होता है वो रेड बोन मैरो में हेमोपोएटिक स्टेम सेल के द्वारा हीमोपोएसिस की प्रक्रिया के द्वारा होता है, सेम लिम्फोसाइट्स में भी होता है। इनकी परिपक्व की बात करें तो ये टॉन्सिल्स, बोन मैरो और जो पेयर स्पेस ऑफ इंटेस्टाइन जो होता है वहां पर मैच्योर होता है, जबकि ये जो टी लिम्फोसाइट्स जो होता है वो थाइमस के पास होता है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं तीसरा पॉइंट है इसका स्टोरेज के बारे में बात करें तो ये स्टोर कहाँ पे होता है, संग्रह कहाँ पे होता है, तो जो लिम्फ नोड जो होता है, ठीक है, लिम्फ नोड जो होता है, आप जानते हैं लिम्फ नोड के बारे में, तो ये लिम्फ नोड में स्टोरेज होता है ये, ठीक है। जबकि टी सेल्स भी होता है, ये भी लिम्फ नोड के पास ही स्टोरेज होता है ये, ठीक है। अगला पॉइंट, यदि इसमें टोटल लिम्फोसाइट की बात करें, ठीक है, टोटल लिम्फोसाइट की बात करें तो ये टोटल लिम्फोसाइट का 20 से लेके 25% टोटल लिम्फोसाइट्स का पार्ट होता है, जबकि जो टी लिम्फोसाइट जो होता है वो 75 से लेके 80% का ये टोटल लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है। हाँ, इसके लाइफ टाइम की बात करें, लाइफ टाइम इसी आयु की बात करें तो इनका जो लाइफ स्पैन जो होता है, स्पैन, ठीक है, इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो फ्यू डेज होता है, कुछ दिनों का होता है, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जबकि टी लिम्फोसाइट्स जो होता है ये लगभग 4 से 5 वर्षों तक रहता है, ठीक है, 4-5 साल तक ये रहता है ये, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो बी लिम्फोसाइट्स जो होता है ऑलरेडी शुरू में ही बताया था कि ये एक सेल मेडिएटेड के फॉर्म में काम करता है ये, ठीक है। कैसे काम करता है, सेल मेडिएटेड, ठीक है। जो टी लिम्फोसाइट्स जो होता है वो एक सेल मेडिएटेड के फॉर्म में काम करता है, सेल मेडिएटेड, जहां पर जो इंटरनल जो सेल्स होते हैं, चाहे वो कैंसर सेल्स हो या कोई भी इंटर सेलुलर जो पैथोजेंस जो होते हैं, ऑटो इम्यून्स होते हैं बॉडी में खुद का, उसमें सेल मेडिएटेड होता है। जबकि इस केस में ह्यूमरल होता है, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमरल का मतलब होता है फ्लूइड होता है ना, याद रखिएगा, फ्लूइड होता है। और ये फ्लूइड जो होता है कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर जो पैथोजेंस होते हैं उनके केस में ये होता है, ठीक है। तो इसलिए इनके केस में सिम्स यूज किया जाता है, ठीक है। जबकि इनके केस में जो होता है वो एम्स यूज किया जाता है, ठीक है, एम्स और सिम्स यूज किया जाता है यहाँ पर। तो ऑटो इम्यून मेडिएटेड सिस्टम्स होता है यहाँ पर, ठीक है, ह्यूमरल के केस में। जबकि यहाँ पर सेल मेडिएटेड इम्यून मेडिएटेड जो सेल्स होते हैं वो सेल के केस में होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद टाइप्स देखते हैं, ठीक है। तो जो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये टी लिम्फोसाइट के जो प्रकार है मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया, ये 4 प्रकार के होते हैं। जबकि जो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। जबकि सेकंड वाला जो होता है वो क्या होता है, मेमोरी बी सेल होता है, मेमोरी बी सेल्स होता है। जबकि टी सेल्स जो होते हैं वो पहला नंबर में टी हेल्पर सेल होता है, सेकंड नंबर में टी किलर सेल होता है, और थर्ड नंबर में सप्रेशर सेल होता है, और फोर्थ नंबर में होता है टी मेमोरी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इनका कार्य ऑलरेडी क्या क्या करते हैं ऑलरेडी हमने डिटेल्स चर्चा कर लिए हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मा सेल के बारे में, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये सबसे ज्यादा एंटीबॉडी फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए प्लाज्मा सेल को एंटीबॉडी फैक्ट्री कहा जाता है, याद रखिएगा,
ठीक है, एंटीबॉडी फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी का फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो प्लाज्मा बी सेल को कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा बी सेल्स, और ये 1 सेकंड में लगभग 2000 पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड 2000 एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है पर सेकंड में। ठीक है, और ये लगभग पूरा 20 ट्रिलियन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, कि जो बी सेल्स जो होता है वो। ठीक है, बस इसके बारे में इतने ही। जब इसके बारे में जब एंटीबॉडी जब पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर प्लाज्मा सेल के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं मेमोरी बेस सेल। तो मेमोरी बी सेल्स जो होता है वो ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया कि ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को सूक्ष्म जीवों के बारे में, और फिर उसको वो किल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही। बाकी आपको जब एंटीबॉडी पढ़ाएंगे तो वहां पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स और देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा।